तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवेल्स इन द फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ प्लेस व्हेन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑरेंज आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज। याद रखना है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन लगभग हर साल ही आया है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी फिलहाल तो मैं अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन करवाई दूंगा जो प्रीवियस ईयर के हैं, क्योंकि वही करवाई रहा हूं मैं। तो यहाँ पे बोला है कि ऑरेंज वर्ड है उसको अरेंज करना है, तो पहले अच्छे से लिख दो, ORANGE। अब इसमें क्या बोला है कि इसमें आपको याद रखना है कि जो वोवेल है उनको फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स प्लेस पे रखना है। तो वोवेल कौन कौन सा आपका A E I O U होता है, तो ए ओ हो गया, ए हो गया और आपका ई हो गया। ठीक है, कौन कौन से प्लेस पे रखना है, एक को फर्स्ट, फिर थर्ड और सिक्स प्लेस पे रखना है। इतना क्लियर है। अब आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m डिवाइडेड बाय n होता है। तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा n। तो जिसके लिए यहाँ पे लिखा है 6 लेटर कैन बी अरेंज इन अ, याद रखना है थोड़ा सा थियोरी लिख देने का। 6 लेटर कैन बी अरेंज इन अ, तो 6p6 हो जाएगा। याद रखना है कि जब भी अरेंजमेंट वाला आता है तो आपको p वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो p वर्ड यूज करना, तो 6 फैक्टोरियल, 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका आ जाएगा 720। अब उसके बाद ऑरेंज में से ध्यान से सुनना, ऑरेंज में AE I O U जो है आपकी वो 3 वोवेल्स वर्ड है। ठीक है, ये 3 जो वर्ड्स है वो क्या वोवेल है। अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि अगर ये 3 वर्ड्स हैं तो ये 3 को आप अलग अलग 3 वे में अरेंज कर सकते हो। सो नाउ 3 वोवेल्स कैन बी अरेंज, तो मैंने यहाँ पे अरेंज नहीं लिखा, तो आप लिख देना कैन बी अरेंज इन अ 3 वेज। तो यहाँ पे 3p3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आई मीन 3p3, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 3 2 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब OAE का तो काम हो गया, तो बाकी के बचे कितने, 3। आप देखो 1 2 और 3, तो इन तीनों को भी हम 3 वे में अरेंज कर सकते हैं। तो रेस्ट 3 वर्ड अरेंज इन अ कैन बी अरेंज इन अ 3p3, दैट इज 3 फैक्टोरियल, सो 3 2 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाउ द टोटल अरेंजमेंट। ये तो मैंने तीनों का अलग अलग बताया, मतलब कि वॉवेल्स का मैंने अलग बताया और जो बाकी वर्ड्स थे उनका मैंने अलग से बताया। तो अभी हमें फाइंड करना पड़ेगा टोटल अरेंजमेंट। सो टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम जिसको हम बोलते हैं, यानी इसको हम डिनोट करते हैं M से। तो टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 6 इंटू 6, क्योंकि दोनों में 6 6 है, तो 6 इंटू 6 ये आपका हो जाएगा 36। सो M इज इक्वल टू 36। नाउ P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N, दैट इज 36 डिवाइड बाय 720, क्योंकि आपका N जो है वो कितना यहाँ पे 720 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 720, तो ये आपका हो जाएगा 1/20। क्लियर है इतना। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर इवेंट A-B एंड A इंटरसेक्शन B। तो आपको याद रखना है कि A-B है और दूसरा क्या है, A इंटरसेक्शन B है। A-B जो है आपका ये डिफरेंस इवेंट है और A इंटरसेक्शन B आपका इंटरसेक्शन का इवेंट है। तो ये वाला जो है वो आप थोड़ा बुक में से देख लेना, क्योंकि टाइम थोड़ा कंज्यूम हो रहा था इसलिए मैंने उसको नहीं ड्रॉ किया है। ओके, आप इसको एक बार बुक में से जरूर देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्च 2020 का पेपर है। तो मार्च 2020 के पेपर में जो पहला क्वेश्चन था यानी सेक्शन बी का, उसमें लिखा था राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोविंग वन बैलेंस डाई। आपको एक बैलेंस डाई है वो, यानी बैलेंस डाई मतलब यहाँ पे बैलेंस डाइस है, हाँ ठीक है। वो डाई लिखा हुआ है बुक में, जैसा पेपर में मेंशन था मैंने वैसे ही कॉपी पेस्ट किया है। तो डाइस है उसका और आपको एक बैलेंस कॉइन का। तो आपको याद रखना है कि जब डाइस और बैलेंस कॉइन का आता है तो पहले अब डाइस की प्रोबेबिलिटी लिख देना, फिर आप कॉइन की प्रोबेबिलिटी लिख देना, फिर इसमें से एक चूज करना, इन दोनों को साथ में करना, या इसमें से एक चूज करना, इन सबको एक साथ करना। तो मैंने क्या किया, सस्ता और टिकाऊ वाला किया। पहले इसको चूज किया, बाद में 6 के 6 को लिख दिया। जैसे देखो H1 H2 H3 H4 H5 H6, फिर दूसरा वाला चूज किया और बाकी को कॉपी पेस्ट कर दिया। सो T1 T2 T3 T4 T5 T6, तो ये मिल गया आपका सैंपल स्पेस। क्लियर है। तो दोनों को साथ में टॉस करने का सैंपल स्पेस जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आपको लिखना है, तो आपको इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 बल्ब्स आर डिफेक्टिव इन अ बॉक्स ऑफ 10 बल्ब्स। क्या बोला है, 3 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है और उस बल्ब में मतलब जो फैक्ट्री, आई मीन नॉट फैक्ट्री, जो आपका बॉक्स है उसमें टोटल कितने हैं यहाँ पे, तो टोटल 10 बल्ब है। फिर बोला है 2 बल्ब्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स, और 2 बल्बों को रैंडमली सिलेक्ट करना है। सो दीज बल्ब्स आर फिक्स इन अ 2 बल्ब होल्डर्स, और ये जो बल्ब है आपको कहाँ लगाना है, 2 बल्ब होल्डर्स में लगाना है। इंस्टॉल इन अ रूम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रूम विल बी लाइटेड। रूम विल बी लाइटेड का मतलब जब ये जलाओगे तो रूम में उजाला हो जाएगा। एंड आफ्टर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो वही बोला है कि जब आप रूम में इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करोगे तो रूम में उजाला हो जाना चाहिए, लाइट
जलना जरूरी है। तो लाइट कब जलेगा, जब दोनों में से एक भी बल्ब काम करेगा तब, राइट। तो अभी हम लोग को वही चूज करना है, मतलब वही समझाना है कि क्या और कैसे होगा। तो पहले क्वेश्चन को प्रॉपर वे में देख लिख देने का कि हमको 10 कितना बल्ब दिया है, 10 बल्ब दिया है। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये आपका यहाँ पे 10 बल्ब्स हो जाएगा, ठीक है। 10 बल्ब है, अब उसमें है 3 डिफेक्टिव है, तो 7 क्या होगा आपका नॉन डिफेक्टिव। वो क्वेश्चन में मेंशन है, सो 3 डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव है। और हम लोग को बोला है कि 2 बल्ब आपको चूज करना है। सो टोटल आउटकम ऑफ 2 बल्ब्स रैंडमली सिलेक्टेड आर, तो क्या हो जाएगा 10C2, ये क्या हो जाएगा 10C2। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा 45। सो n इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 45। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपका लाइट में रूम आई मीन सॉरी रूम में लाइट जलना जरूरी है। तो रूम में लाइट कब जलेगा, जब आप सिलेक्शन करने जाते हो और उसमें डिफेक्टिव कितना हो, 0 हो। अगर डिफेक्टिव 0 होगा तो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा कट 2, या तो डिफेक्टिव 1 हो और आपका नॉन डिफेक्टिव कितना हो 1 हो। अगर दोनों का दोनों डिफेक्टिव होता है तो लाइट तो जलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो आपके दो ऑप्शंस बनते हैं, एक होगा ये वाला जिसमें डिफेक्टिव 0 और ये नॉन डिफेक्टिव 2 होगा, और एक में डिफेक्टिव 1 और आपका नॉन डिफेक्टिव भी 1 होगा। अब इसको लिखना कैसे है, सिंपल सा है। डिफेक्टिव आपको याद रखना है कि 3 है और नॉन डिफेक्टिव कितना 7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3C0, जो यहाँ पे लिखा वही लिखना है, 3C0 and 7C2, ये देखो है ना, 3C0 and 7C2, तो वो लिख दिया। और दूसरे में क्या है 3C1 and 7C1, सो 3C1 and 7C1। तो सॉल्व करोगे 3C0 जो होता है 1 हो जाता है, एंड 7C2 जो होगा 7 × 6 डिवाइड बाई 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 21। सो 1 × 21 हो जाएगा, और 3C1 3 होता है, 7C1 भी 7 होता है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब दोनों को प्लस करोगे तो दोनों को प्लस करने पे 21 + 21 ये आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो याद रखना है कि इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपके मिस्टेक्स होने के जो चांसेस है वो क्या है, कम हो जाएंगे। ठीक है, नंबर्स अगर आप गलत कॉपी पेस्ट करोगे तो मिस्टेक होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट पिट किया तो वो नोट कर रहा है कि मैंने नंबर गलत कॉपी पेस्ट किया था। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे ऊपर लिख देने का ये 7 है और यहाँ पे लिख देने का ये 3 है। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 42, उसके बाद आपका जो m है वो कितना मिल गया आपको 42 मिल गया। अब आपको सॉल्व करना है P ऑफ A इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n, तो m की जो वैल्यू है वो है 42 है और यहाँ पे 45 है। तो कटपिट करोगे तो 14 3 ज़ा 42 एंड 15 3 ज़ा 45, तो आंसर जो होगा वो आ जाएगा आपका 14 डिवाइडेड बाई 55। क्लियर है इतना, तो ये है आपका एक क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में लिखा हुआ है a number is selected from the natural number 1 to 100, find the probability of the event that the selected number is a multiple of 3 or 5। तो फिर से वही टॉपिक आ गया है, मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो आपको याद रखना है कि जब भी और आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। इसमें से आपको पहले ए फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। और का मतलब क्या होता है, मैंने समझाया आपको इस प्रॉपर वे में इसके पहले ही, कि वो होता है एटलीस्ट, और एटलीस्ट का मतलब इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो पहला काम ये होगा कि पहला काम होगा आपको टोटल आउटकम लिखना है। सो u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 200, यानी 1 to 100 है। अब आपको सिलेक्ट कितना करना है, 1 नंबर सिलेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100C1। सो 100C1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 100 हो जाता है। अब यहाँ पे आपको किस तरीके से फाइंड करना है वो यहाँ पे मैंने समझा दिया। तो सबसे पहले आपको 3 का फाइंड करना है, तो 3 मतलब a इज इक्वल टू इवेंट दैट द सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। याद रखना है कि मल्टीपल ऑफ 3 है तो आपको यहाँ पे लिखने के दो तरीके हैं। एक जिस तरीके से मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे देखो लिखा 3 6 9 12 15 18 21 24 से लेके 99 तक, यानी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने 3 का टेबल जो है वो पूरा का पूरा 100 तक लिखा हुआ है। 3 6 9 12 15 18 21 24 पूरा मैंने लिखा है, ठीक है। और अगर आप इनका काउंटिंग करते हो तो टोटल कितना हो जाएगा 33। ये फर्स्ट वे है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कैलसी में 100 लिखो, ठीक है, कैलसी में 100 लिखो डिवाइडेड बाई 3 करो, और आपका जो आंसर आता है जैसे यहाँ पे आया 33.33, तो आपको याद रखना है कि जो आपका पॉइंट वाला नंबर है उस पॉइंट वाले नंबर को इग्नोर करना है, जो आपका एक्चुअल वैल्यू है उसको कंसिडर करना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इसके अकॉर्डिंग आया है। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है या तो इस तरीके से। ये वाला सिर्फ आपको मैंने कैलसी में करने के लिए बोला, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन जो है वो राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आपको फाइंड करना है पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई 33। सो 33 डिवाइड सॉरी एम डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, तो 33 डिवाइडेड बाई 100। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट में मैंने बोला था आपको बी फाइंड करना है, तो बी के लिए जो है वो क्या हो जाएगा इवेंट दैट सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। तो आपको सेम वही करना है, 5 का टेबल लिख देना, तो 5 से लेके 100 तक का मैंने पूरा टेबल लिख दिया। अब इसको काउंटिंग करते हो तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। चेक कैसे करना है, 100 डिवाइड बाई 5 कर लो तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो ये इसका मतलब ये आपका राइट है,
तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर हुआ, ए और बी मिल गया। लेकिन मैंने कहा कि आपको ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में कॉमन। अब हम लोगों ने ऐसा लिख दिया है तो हमको दोनों में कॉमन तो दिख जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए आप दूसरा क्या ऑप्शन कर सकते हैं, वो ध्यान से सुनना। दूसरा ऑप्शन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है, ये होता है एंड। एंड का मतलब होता है दोनों क्या है, दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, साथ में होनी चाहिए। तो साथ में होने का मतलब ये है कि हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इवेंट दैट सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 and 5। याद रखना है, यहाँ पे क्या है, 3 and 5। तो 3 और 5 दोनों का होना चाहिए। तो 3 और 5 दोनों का पॉसिबल होगा जब आपका यहाँ पे दोनों को साथ में लेके चलोगे। तो दोनों को साथ में लेके चलने का मतलब क्या, आपको 3 and 5 का मल्टीप्लीकेशन कर देना। याद रखना, कोई भी नंबर होगा और कोई भी नंबर के बीच में अगर एंड आता है, आपको याद रखना दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो नंबर मिलता है, उस नंबर का यूज करके आपको उसका पूरा टेबल लिख देना। जैसे 15 आया तो 15 का टेबल क्या होगा, 15 फिर 30 45 60 75 एंड 90। तो ये क्या हो गया आपका ए इंटरसेक्शन भी। अगर आप चेक करने जाते हो तो यही नंबर आपको क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। और आप डायरेक्टली पूरा वैसे चेक करने जाओ तो आपका टाइम बहुत जाएगा। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बोला कि आप 100 डिवाइड बाई 50 करोगे तो 6.67 आएगा। और मैंने कहा कि आपको पॉइंट वाले नंबर्स को इग्नोर करना है, जो आपका एक्चुअल नंबर है वो यानी विदाउट पॉइंट वाला कंसिडर कर दो। यहाँ पे देखो 6 है तो आपका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल हो गया m डिवाइडेड बाय n, सो 6 डिवाइडेड बाय 100। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देना। सो ए यूनियन बी मतलब सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 and 5। फिर आपको बस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देना है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अभी तो ये हो जाएगा सॉल्व करके, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इन अ फर्स्ट प्लेस इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी लेटर ऑफ द वर्ड ध्यान। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, ध्यान वर्ड वाला। अब इसमें जैसे इसके पहले वाला ऑरेंज वाला सॉल्व किया, डिट्टो कॉपी पेस्ट ही करना है। पहले क्या लिखोगे, ध्यान में कितने वर्ड है, 5 ठीक है, अभी 5 लीटर्स है, इसमें टोटल 5 लीटर्स है। तो 5 लीटर्स कैन बी अरेंज इन अ 5p5 वेज। ठीक है, 5p5 वेज। तो 5p5 का मतलब हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि डी को फर्स्ट प्लेस पे रखना है। तो अगर आप डी को फर्स्ट प्लेस पे रखते हो तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 1p1 हो जाएगा। सो आई मीन जो इसका परम्यूटेशन होगा, अरेंजमेंट होगा, 1p1 हो जाएगा, तो 1 फैक्टोरियल, सो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब रिमेनिंग कितने बचे, तो रिमेनिंग बचे 4 लीटर्स। तो रिमेनिंग 4 लीटर्स को आप अरेंज करते हो तो क्या होगा, 4p4। सो 4p4 का मतलब हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 करोगे तो आपका कितना जाएगा, 24। अब लिखना होता है टोटल फेवरेबल आउटकम। आपने एक सॉल्व किया उसमें 1 था, दूसरा सॉल्व किया उसमें 24 था, दोनों का सॉल्यूशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। अब आपको करना क्या है, पी ऑफ इज इक्वल एम डिवाइडेड बाय एन। तो 24 डिवाइड बाय 120 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120। क्लियर इतना। तो याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले टोटल फाइंड करना होता है, उसके बाद जो प्लेस पे रखना है उसका फाइंड करना होगा, फिर रिमेनिंग वाला फाइंड करना, फिर बाद में दोनों का एक साथ कर देना। क्लियर इतना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, टू इवेंट्स ए एंड बी इन द सैंपल स्पेस ऑफ ए, sample space of a random experiment are mutually exclusive if 3p of a is equal to 4p of b is equal to 1, then find a union b। तो अगर आपको याद होगा तो ये पहला ही क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था कि 3p of a is equal to 4p of b is equal to 1, then find a union b। ये पहला ही क्वेश्चन था, तो ये यहाँ पे सोल्यूशन नहीं किया है। ओके, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट पे। ओहो, यहाँ पे मैंने May 21 का भी पेपर ले लिया था, इस मुझे इसमें क्वेश्चन जो थे वो मुझे थोड़े अच्छे लगे थे, मतलब अच्छे मतलब मुझे ऐसा लगा था कि क्वेश्चन अभी तक मैंने कवर अप नहीं किया और मुझे बताना जरूरी है, इसलिए मैंने ले लिया। सबसे पहला क्वेश्चन था, अरेंज ए यूनियन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 0 पी ऑफ ए, पी ऑफ बी इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो आपको याद रखना है, आप चाहे लेस देन करके लिखना या तो डायरेक्टली आप लिख देना। तो इनमें असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है आपको छोटे से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करना है, फिर आपको बड़ी वैल्यूज की तरफ जाना है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू होगा आपका 0। उसके बाद देखो ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए और ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, इन्हीं तीनों में कंफ्यूजन होता है। और ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में कॉमन, तो कॉमन तो कम ही होगा, तो यानी दूसरा जो आपका आ जाएगा वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब उसके बाद कौन कौन से जो हो गया उसको कट कर देते, एक ये हो गया, ये हो गया। दूसरा बचा ए यूनियन बी और ये प्लस। तो अब ए यूनियन बी का मतलब दोनों में होगा, ए मतलब अकेला होगा तो आप अकेले वाले को लिख लो। ठीक है, फिर ए यूनियन बी है और ए प्लस बी है। यूनियन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन, दोनों में लिख लेना, जो कॉमन उसको नहीं लिखना होता है, राइट।
तो इसलिए ए यूनियन बी जो है वो छोटा है, लेकिन ए प्लस बी जो है वो बड़ा है। कैसे ए प्लस बी बड़ा है? ए प्लस बी जो है वो एग्जॉस्टिव इवेंट का रूल होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपका ए यूनियन बी जो है वो वन की इक्वल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, और उसको डिनोट करते हैं ए प्लस बी से, इसलिए ये बड़ा होता है। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहले जीरो होगा, फिर इंटरसेक्शन होगा, फिर ए होगा, फिर आपका ए यूनियन बी होगा, और लास्ट में फिर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए एंड बी। तो ये वाला मैंने एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है आपको, इसके पहले मैंने बोला था आप एक बार बुक में से देख लेना, तो ये आप बुक में से देख लेना, फिलहाल मैंने एक बार दिखा दिया है यहाँ पे। दूसरा है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये थ्योरी है, इसको भी आप बुक में से कवर कर लेना, यहाँ पे मैंने वैसे लिख ही दिया था, पर आप बुक में से इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है find the probability of getting R in the first place and M in the last place when all the letters of the word random are arranged in all possible ways। अब सुनो, अभी इसके पहले हमने ऐसे ही दो क्वेश्चन किए हैं। इसमें क्वेश्चन में था कि आपका ध्यान, एक तो ध्यान हमने पढ़ा, ठीक है, और एक हमने ऑरेंज पढ़ा। तो ऑरेंज वाले में क्या था, ऑरेंज वाले में था कि भाई ओ ए ई फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, सिक्स प्लेस पे आए, ठीक है, सिक्स प्लेस पे आए, और डी फर्स्ट प्लेस पे आए। सेम क्वेश्चन ये भी है, आर और एम आपको बोला फर्स्ट और लास्ट पे आना है। तो पहले तो आपके पास जितने वर्ड्स है पहले वो लिख लो, तो टोटल सिक्स लेटर्स है, आई मीन सिक्स लेटर्स, जितने लेटर्स है वो लिख लो, तो सिक्स लेटर्स है। तो सिक्स लेटर जो है वो सिक्स पी सिक्स वी में अरेंज कर सकते हो, उसका क्या हो जाएगा, सिक्स फैक्टोरियल हो जाएगा। सॉल्यूशन करोगे तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। क्लियर है? फिर आर को आपको फर्स्ट प्लेस पे रखना है, और जो दूसरा एम है उसको आपको सेकंड प्लेस पे रखना है, तो आई मीन लास्ट प्लेस पे रखना है। तो आर का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, वन पी वन हो जाएगा, और एम का जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, वन पी वन हो जाएगा। तो ये वन और वन हो गया। अब टोटल छह लेटर्स थे, जिसमें से दो आपका कवर हो गया, तो बाकी बचे कितने, फोर। तो बाकी फोर का आप सॉल्व करें तो फोर पी फोर हो जाएगा। तो फोर फैक्टोरियल सॉल्व करो तो फोर थ्री टू वन। सो फोर थ्री टू वन, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, मैंने कहा था सारी एक साथ लिख देना, क्योंकि हमको फाइंड करना है टोटल फेवरेबल आउटकम। तो वन वन इंटू 24, तो ये आपका आंसर कितना होगा, 24 हो जाएगा। सॉल्यूशन करोगे तो 24 डिवाइड बाई 720, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 30। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्बैंड एंड वाइफ वाला, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोर कपल दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ अटेंडेंट अ पार्टी, टू पर्सन आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 8 पर्सन। अब ध्यान से सुनना, चार कपल्स हैं, उन लोगों ने पार्टी अटेंड किया। तो कपल का मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड एंड वाइफ का मतलब यहाँ पे दो लोग हैं। तो अगर चार कपल है तो टोटल कितने, 8 पर्सन हो गए, 8 पर्सन हो गए। अब बोला है आपको कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, उसमें से दो रैंडमली को सिलेक्ट करना है। तो दो रैंडमली सिलेक्ट करना है, तो उसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा, 8C2 हो जाएगा। 8C2 को सॉल्व करेगा तो क्या होगा, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये टू का मतलब क्या होता है, जितना लिखा हो उतना स्टेप्स बैक जाना होता है। तो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 56 डिवाइड बाई 2, यानी कि आंसर आएगा 28। ठीक है, तो ये काम हो गया आपका। सो आंसर कितना आएगा आपका 28, ये क्या मिल गया आपको, एन मिल गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्संस आर। पहला तो बोला है भाई हस्बैंड एंड वाइफ होनी चाहिए, ठीक है, क्या पूछा है कि हस्बैंड एंड वाइफ होनी चाहिए। अगर आपको हस्बैंड एंड वाइफ चाहिए तो ज्यादा पंचायत क्यों करना, सॉरी, ज्यादा पंचायत क्यों करना, आप सीधा क्या करो, एक कपल को उठा लो। आपके पास कितने कपल है, फोर, तो फोर में से एक कपल को उठा लो, तो 4C1, यानी आपका आंसर आ जाएगा 4। उसका जो सॉल्यूशन होगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 20, एक तो कट पिट करोगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 7। ओके, फिर ये जो क्वेश्चन है आप उसी को दोबारा लिख देने का और वहां पे आंसर लिख देना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था, सेकंड में बोला था वन मैन एंड वन वुमेन। वन मैन एंड वन वुमेन, तो अपने पास कितने मैन हैं, चार। तो टोटल 8 पर्सन, जिसमें से चार मैन है और चार वुमेन है, मतलब मेल है और चार फीमेल है। तो दोनों में से एक एक को चूज करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4C1। तो टोटल फेवरेबल आउटकम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4C1 इंटू 4C1, यानी कि आपका 4 इंटू 4 दैट इज 16 हो जाएगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो m डिवाइडेड बाई n दैट इज 16 डिवाइड बाई 28, तो 4 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड में बोला वन मैन एंड वन वुमेन होना चाहिए। तो अभी देखो वन मैन एंड वन वुमेन का फाइंड किया हम लोगों ने, तो वन मैन एंड वन वुमेन का फाइंड किया, तो जिसका आंसर आ रहा है आपका 4 डिवाइडेड बाई 7। पर उसके बाद कुछ और भी लिखा था, वो हमने रीड नहीं किया। हु आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ,
जो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होने चाहिए। अब ये जो हमने मैन और वुमेन का सिलेक्ट किया था, मेल और फीमेल वाला, इसमें तो हस्बैंड एंड वाइफ होने के चांसेस है ना। जैसे अब चार में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे, फिर इधर के चार में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे, तो एक ना एक बार तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलने ही वाले है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो लोग चांसेस ही नहीं होगा कि चार में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, वो भी रेंडमली आप करो तो चांसेस है हस्बैंड वाइफ के। तो आपको फाइंड करने का जो सबसे सिंपल वे ये है कि आपको करना क्या है, आपको जो आपका मेन और वुमेन वाला था उसमें से हस्बैंड वाइफ वाला माइनस कर दो, यानी पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए, यानी 4/7 माइनस 1/7, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3/7। ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ये पहला वे है। दूसरा वे है, दूसरा थोड़ा डिटेल है, जो नॉर्मली मैं बच्चों को समझाता था कि भाई कंफ्यूजन हो तो ये वाला कर लेने का। मेल में लिख दो भाई 4 मेल है, फीमेल में लिख दो 4 फीमेल है, ठीक है। आपने पहले मेल को सिलेक्ट किया तो पहले के साथ पहला फीमेल नहीं होना चाहिए, तो बाकी के 3 ऑप्शन देखो, 1 2 3। आपने दूसरा मेल सिलेक्ट किया तो दूसरे में ये नहीं होना चाहिए, बाकी के 3 ऑप्शन। तो 3 मतलब 1 2 3। अब तीसरा सिलेक्ट किया तो तीसरे में तीसरी नहीं होनी चाहिए, बाकी के 3। चौथा सिलेक्ट किया तो चौथे में चौथा, बाकी के 3, यानी चारों में कितने कितने ऑप्शन है आपके पास, 3 3 ऑप्शन है। तो ऐड करो तो कितना हो रहा है, तो टोटल 12 हो रहा है। सो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। m डिवाइडेड बाय, यानी 12 डिवाइडेड बाय 28, तो आपका आंसर कितना आएगा 3/7। क्लियर इतना। 12 28 करो, कट पिट करो, 4 3 12 400 4 7 28, तो आपका आंसर कितना जाएगा 3/7। क्लियर इतना। आप दोनों में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, टू इवेंट्स ए एंड बी आर इन अ सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगेन वही क्वेश्चन रिपीटेड है वाला, 3p ऑफ ए 4p ऑफ बी इज इक्वल टू 1। और ये 18 और 20 में रिपीटेड क्वेश्चन था, तो इसलिए उस वाले क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखते हैं, चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई मीन नेक्स्ट पेपर पे। तो नेक्स्ट है आपका 2022 का। तो 2022 में पहला क्वेश्चन है, स्टेट द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एटलीस्ट वन इवेंट। अभी मैंने आपको कितनी बार एटलीस्ट वन इवेंट का क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। इशू ये है कि आपको ए बी और सी पूछा है, 3 है। तो तीनों का अगर फॉर्मूला की बात करें तो वही सेम है, पहले तीनों को प्लस कर देना है, इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है, यानी फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू, मिल देता हूँ मतलब बोल देता हूँ अच्छे से, ध्यान से सुनो। पहले क्या करना है, तीनों को प्लस करना है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। बाद में तीनों का इंटरसेक्शन एक एक करके माइनस करो, एक एक करके मतलब पहले ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ और बी का सी के साथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी। अब इन तीनों को माइनस किया और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन क्या कर दो, प्लस कर दो। क्लियर है इतना। ये हो गया आपका एटलीस्ट वन इवेंट का फॉर्मूला। याद रखना है एटलीस्ट वन इवेंट में जब 3 होते तो ये फॉर्मूला, और 2 वाला तो हमने कितनी बार किया ही है। नेक्स्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इन द फर्स्ट प्लेस इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट। अभी फिर से वही आ गया डी वाला, तो ये हमने ऑलरेडी किया ही था। चलते नेक्स्ट पे, इफ टू बैलेंस्ड कॉइन्स आर टोस्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी का वन हेड और वन टेल का, मतलब 2 कॉइन टॉस किया है, तो कॉइन वाले कैसे करते हैं पहले उसको देख लो। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था स्टार्टिंग की फर्स्ट क्वेश्चन में ही, जब कॉइन्स का आता है तो पहले आपको रिजल्ट लिखना है। और यहाँ पे बोला है टू बैलेंस कॉइन, कॉइन कितने भी है 2, पावर ऑफ भी कितना 2, तो 2 पावर ऑफ 2 कितना हो जाएगा 4। तो याद कैसे रखना है कि आपका टोटल जो रिजल्ट बनने वाला है वो कितना बनेगा 4 बनेगा, पहला काम हो गया। अब ये लिखना कैसे होता है, तो पहले आप इसको डिवाइड बाई 2 करोगे, तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या, डिवाइड बाई 2 करने के बाद कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं, जैसे 4 डिवाइड बाई 2 करो तो आपका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 का मतलब क्या है, 2 बार आपको हेड लिखना है, फिर 2 बार आपको टेल लिखना है, फिर अगेन डिवाइड बाई 2 करो, इसका मतलब 2 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक बार हेड लिखना है और एक बार टेल लिखना है, तो यहाँ पे देखोगे एक बार हेड आया, फिर एक बार टेल, फिर एक बार हेड, एक बार टेल, तो इसमें आपका कोई मिस्टेक कभी नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, फिर चलते हैं आगे। अब आगे देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है वो देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। ए वन हेड एंड वन टेल, तो एक हेड दूसरा टेल होना चाहिए। अगर आप देखो इसमें 2 हेड है और इसमें 2 टेल, मतलब ये पॉसिबल नहीं, तो बचेंगे कि आपको एक हेड और एक टेल वाला। तो हेड टेल टेल हेड, तो आपका m इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। सो p ऑफ a इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 4। ये सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड है गेटिंग एटलीस्ट, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं है, यहाँ पे नीचे देख लो, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट वन हेड, तो कम से कम एक हेड का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक हेड का मतलब हुआ एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो आपका जो पॉसिबिलिटीज होगा वो HT TH और HH होगा। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फॉर्मूला सेम अप्लाई कर देना, P ऑफ B इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n, सो 3/4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो ये क्वेश्चन अभी हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया था, मार्च 2020 में था, आप एक बार उसको देख लेना।
फिर क्वेश्चन में लिखा है फॉर द थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ए बी एंड सी इन सैंपल स्पेस फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट ए पी 2 p of a is equal to 3 p of b is equal to 4 p of c, then find p of b union c। याद होगा आपको, मैंने ऐसा समझा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर इज इक्वल टू करके कुछ नहीं लिखा तो आप क्या एज्यूम कर लोगे, एक्स एज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने वही किया है, एक्स एज्यूम कर लिया है। अब आपको फाइंड करना है बी यूनियन सी फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो इवेंट है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 5 हो जाता है, यानी 0 हो जाता है, और ए यूनियन बी जो होता है वो 1 हो जाता है। क्लियर है, ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट का रूल। बट इसमें 3 इवेंट है, तो 3 इवेंट है तो तीनों इवेंट में लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0 होगा, और ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 होता है। ये थोड़ा सा रूल्स आपको याद रख लेना है। अब हमको बी यूनियन सी फाइंड करने के लिए बोला है, तो हमारा फोकस इसी पे होना चाहिए, बाकी का तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया। तो यहाँ पे जब आप एक्स लिख देते हो तो मैंने कहा था एक एक करके ले लेना। तो 2 p ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो 2 p ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, तो p ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। फिर 3 p ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे p ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 3। 4 p ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स, तो p ऑफ सी 4 p ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स है, तो p ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई 4। अब मैंने आपको समझाया, अब आपको ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। मैंने आपको भी समझाया कि तीनों का जो टोटल है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखो ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे थोड़ा थियरी लिख दिया, ए बी एंड सी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, देन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने कहा ना कि इनका जो टोटल होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये रहा टोटल हमने लिखा, और तीनों का टोटल क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। वैल्यूज क्या है, x/2 x/3 एंड x/4 इज इक्वल टू 1। तो x/2 x/3 x/4 इज इक्वल टू 1 है, तो हमने एलसीएम ले तो 4 तिहाई 12 दूना 24, आप डायरेक्टली 24 भी कर सकते हो। पर अगर आप देखोगे तो ये 2 और 4 कॉमन, इसलिए 4 तिहाई 12 डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा। अगर आप 24 करके करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप करना चाहो तो वो भी करके देख लेना एक बार। तो यहाँ पे 12 हो गया। फिर याद रखना कि आपको डिवाइड में कैसे भी सबके 12 करना है। सबके 12 करना है मतलब ये हुआ, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6x 4x एंड 3x ऐड करो तो 6 4 10 3 13, तो 13x इज इक्वल 13x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 13x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 12 बाई 13। इतना क्लियर हुआ। अभी क्वेश्चन में फाइंड करना था बी यूनियन सी। अभी मैंने समझाया दोनों का यूनियन क्या होता है, 1 होता है। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, बी प्लस सी कर देना। आपको याद रखना है कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जिस्टिव इवेंट होता है तो आपको ये दोनों यूनियन करने के लिए आपको प्लस कर देना होगा। जब आप प्लस कर दोगे तो पी ऑफ बी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया था, पी ऑफ बी की वैल्यू क्या, x/3 है, और सी की वैल्यू x/4 है। तो x/3 और x/4 लिखा, तो दोनों का एलसीएम सॉल्व किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो 4x एंड 3x, तो 4x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 12, तो 7x डिवाइडेड बाई 12 आ गया। और x की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया, 13 डिवाइडेड बाई 12। सो यहाँ सॉरी 12 डिवाइडेड बाई 13, तो यहाँ पे लिख दिया 12 डिवाइडेड बाई 13। तो ये जो 13 है वो नीचे आ गया और 12 ऊपर रह गया। 12 डिवाइड बाई 12 इंटू 13 हो गया, तो 12 12 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या रहेगा, 7 डिवाइडेड बाई 13। क्लियर है। आप चाहे तो पहले x की वैल्यू रख देना, ए बी सी तीनों की फाइंड कर लेना, या तो जैसा मैंने किया है वैसा कर लेना। आपका जैसा एग्जाम में दिमाग चलता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। मेरा दिमाग ऐसे चला तो मैंने डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट पेपर, दैट इज 23। क्वेश्चन में बोला है फॉर द इवेंट ए बी इन अ सैंपल स्पेस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू। अब ये देखो, अभी कुछ देर पहले समझा, ए इंटरसेक्शन बी 5 है और ए यूनियन बी यू है, तो मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो आपको बोला है फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया, तो आपको याद रखना ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 0 और 1 नहीं लिखते हो और आप 0 के बदले में 5 लिख देते हो और ए यूनियन बी के बदले यहाँ पे यू लिख देते हो, तो इट मे भी पॉसिबल जो टीचर्स है वो मार्क्स नहीं देंगे। एक किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था, तो मैंने आपको उनको बताया भी था कि आपको याद रखना है वो वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है मार्च 2019 में, तो रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बैलेंस डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, द सम ऑफ नंबर्स। आपको याद क्या रखना है, जैसे ही क्वेश्चन में सम आता है, तो जो सा मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही करना। जैसे ही क्वेश्चन में सम आता है तो आपको याद रखना है कि आपको इस तरीके से टोटल इनका अरेंजमेंट लिखना है। कैसे लिखना है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, पर आपको हॉरिजॉन्टल ना लिख के आपको कैसे लिखना होता है, वर्टिकल लिखना होगा। मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1 1 1 2, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। आपको वर्टिकल में लिखना 1 1 1 2 1 3।
तो देखो 11 12 13 14 इस तरीके से करके आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो फर्स्ट का टोटल है 1 1 कितना हो रहा है 2, फिर 1 2 एंड 2 1 दोनों का टोटल कितना हो रहा है 3। तो आपको सारे का करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना 2 से स्टार्ट करना है और लास्ट वाला जो कितना जाता है 12 तक जाता है, तो 2 से लेके 12 तक लिख देना। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस कॉपी पेस्ट करना होता है। क्लियर है इतना। अब उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8। 8 है नंबर, तो 8 वाले का 8 के सामने सीधा देख लो, तो 8 के सामने अगर देखने जाते हो तो क्या क्या है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे देखने जाओ तो 1 2 3 4 और 5 वो लिख देना। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 36। क्लियर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड का सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज मोर देन 10। तो 10 से ज्यादा हो, तो 10 से ज्यादा का मतलब क्या होगा 11 और 12। 10 से ज्यादा हो तो 10 से ज्यादा मतलब 11 और 12 कहा गया, हाँ, नहीं नॉट मोर देन है, सॉरी मैं क्वेश्चन रिपीट किया। फिर सम ऑफ द नंबर ऑफ डाइसिस, अच्छा नोट, ये नोट लगाया नहीं है यहाँ पे, एक मोर देन 10 था, ये नॉट मोर देन था, ये लगता है शायद मैंने राइटिंग मिस्टेक कर दिया है। अगर मोर देन 10 है तो आपको याद रखना है 11 एंड 12 का फाइन कर लेना है। 11 एंड 12 का फाइन करने का मतलब क्या होगा कि आपको 11 एंड 12 का प्लस कर देना है, तो 11 12 में कितना 1 2 और 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा। क्लियर है इतना। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है मोर देन 10, तो मोर देन 10 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मोर देन 10 में अगर आप चेक करोगे तो टोटल कितना आ रहा है 33 आ रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी आपने समझा है, मैंने कहा ना 11 12 में तो 3 हो रहा है, तो बाकी का इसमें क्या हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ये नॉट मोर देन के हिसाब से कर दिया है, ठीक है। तो नॉट मोर देन के हिसाब से कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सिर्फ 11 और 12 नहीं होना। तो 11 और 12 में कितना टोटल 3, तो बाकी का बचा कितना 33। तो यहाँ पे हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 36, यानी आ जाएगा आपका 11 डिवाइडेड बाई 12। और अगर नॉट मोर देन के बदले में सिर्फ मोर देन होता है तो ऊपर मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। फिर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में पूछा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 12। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 12 होना चाहिए। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन में आपके कुछ सिलेक्टेड ही है, जैसे 2 6 है, 3 4 है, 4 3 एंड 6 2 है, ये लर्न ही कर लेना। 2 6 3 4 4 3 एंड 6 2 जब सिलेक्टेड ही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पी ऑफ सी इज इक्वल एम डिवाइडेड बाई दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 36। तो आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो नेक्स्ट वाला जो है वो 2018 में रिपीटेड था, तो आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भले ही दिखा दिया, लेकिन आप एक बार देख लेना, वो रिपीटेड ही है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये भी आपका रिपीटेड 2020 में 22 में था। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना पूजन, पूजन है और उसमें जो आया था वो आपका दूसरे नाम से आया था। यहाँ पे देखो पी इन द फर्स्ट प्लेस ऑल, उसमें आपको कौन सा आया था ध्यान वाला आया था। तो ये भी आपका रिपीटेड ही है, तो अब इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। सॉल्व भले ही मैंने कर दिया है, वो तो क्या है मान लो किसी बच्चे को चाहिए हो तो इसलिए। नेक्स्ट में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ अ लीप ईयर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल डेज कितने थे मंथ में। तो मंथ में अगर अगस्त में होते हैं 31, और अगर हम बात करें कि 31 में कितने वीक्स कवर कर लेता है ये, तो कंप्लीट वीक जो होते हैं वो हो जाएगा आपका 7 डेज मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 28 डेज कवर करता है। टोटल कंप्लीट वीक कितने होते हैं 4 होते हैं। अब 4 होने की वजह से ये कितने डेज कवर कर लेता है, ये 28 डेज कवर कर लेता है। सो अभी एडिशनल डेट बोलो या सॉरी एडिशनल डेज बोलो या रिमेनिंग डेज बोलो, दोनों आपका कितना होगा यहाँ पे 3 होगा। ये 31 डेज में से 28 डेज तो कवर हो गए, तो बाकी बचे कितने 3। अभी जो 3 है वो क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे। याद रखना ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। संडे आपको कैपिटल में नहीं लिखना है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पूरा लिखना है संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक। आपको इस तरीके से पूरा लिखना है। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, फिर ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे एंड सैटरडे संडे मंडे। क्लियर है इतना। यानी फर्स्ट वाले को एलिमिनेट करते जाना है सब में, फर्स्ट वाले को सब में एलिमिनेट करते जाना है, आपका मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो काउंट करोगे तो कितना होगा 7 डेज होगा। अब हमें फोकस किस पे करने के लिए बोला था, तो हमें फोकस करने के लिए बोला था ट्यूसडे पे। तो ट्यूसडे में कितने में आएगा, तो ट्यूसडे जो है वो 3 ही तक आ रहा है, क्योंकि यहाँ से वेनसडे स्टार्ट हो गया। तो वेनसडे से पहले ट्यूसडे आता है, यानी ट्यूसडे ये रहा ट्यूसडे वेनसडे, और ये रहा वेनसडे से पहले और मंडे के बाद, यानी टोटल कितना हो रहा है 3 हो रहा है। आप लिखना चाहो तो उसको लिख भी देना, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। सो m इज इक्वल टू 3, सो p ऑफ a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 7। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे।
तो नेक्स्ट पेपर है आपका 2024 का। तो 2024 में पहला तो अरेंज वाला आया था, तो अरेंज वाला जो है वो ऑलरेडी मैंने रिपीटेड क्वेश्चन मैंने बता दिया है। फिर आपने पूछा स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे मैंने लिख भले दिया, लेकिन आप बुक में से एक बार रीड कर लेना, आपका दूसरा या तीसरे पेज पे ही है कैरेक्टरिस्टिक्स रैंडम एक्सपेरिमेंट का, वो आप एक बार देख लेना, उसको अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग 5 ट्यूसडे। तो अभी ये मैंने समझा है थर्सडे था और ये ट्यूसडे था, दोनों सॉरी ट्यूसडे तो समझा है मैंने, सॉरी तो ट्यूसडे था, तो अभी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे है the probability of the probability that the price of potato rise in the vegetable market during the festive days is 0.8। पोटैटो का प्राइस राइज हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8। तो पोटैटो हो गया अपना ए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ए इज इक्वल टू पोटैटो, सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8। फिर सेकंड में क्या बोला द पॉसिबिलिटी इज दैट द प्राइस ऑफ ऑनियन, तो ऑनियन क्या हो जाएगा बी, तो बी इज इक्वल टू ऑनियन, तो ऑनियन का जो है वो 0.7। फिर क्या बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ बोथ पोटैटो एंड सॉरी पोटैटो एंड ओनियन। तो एंड वर्ड आया तो मतलब ये क्या है इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो ओनियन और पोटैटो दोनों क्या है साथ में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.6, ऑलरेडी आपको मेंशन है। अब बोला है प्रोबेबिलिटी और राइज इन द प्राइस ऑफ एटलीस्ट वन, अगेन वही आ गया एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन का मैंने आपको बताया है कि आपको फॉर्मूला क्या लगाना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी फॉर्मूला लगाना है तो हो ही जाएगा, वो हमने कितनी बार किया है। उसके बाद नेक्स्ट है द डिटेल्स ऑफ द सैंपल इंक्वायरी 4979 वोटर्स ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी आर एज फॉलोज। ये जो क्वेश्चन है बहुत रेयर पूछता है, लेकिन पिछली बार एग्जाम में आ गया था 2024 के एग्जाम में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे और क्या करना है। तो इस वाले में ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे सॉल्व किया है मैं आपको बता देता हूँ, आप अलग अलग वेज में कर सकते हो, जैसा मैं आपको बोलूंगा ध्यान से सुनते जाना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका सपोर्टर ऑफ पार्टी ए है एंड सपोर्टर ऑफ पार्टी बी है। पार्टी ए में मेल्स है और यहाँ पे क्या है आपका फीमेल्स है, 13191217 1188 और 1325। इनका सबसे पहले क्या करते हैं टोटल करके अच्छे से लिख देना, जैसे यहाँ पे मैंने देखो लिखा है, इधर से भी टोटल करके लिख देना, ठीक है, इधर से भी टोटल करके लिख देना और इधर से भी टोटल करके लिख देना, पूरा का पूरा आप टोटल करके लिख देना। ओके, टोटल करके लिखोगे तो बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप जैसे अगर आप इसको एज्यूम करो इफ वोटर इज अ मेल, अगर आप इसको ए एज्यूम करो तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। जो पार्टी ए है वो डिपेंड करता है कि वो पहले मेल होना चाहिए फिर वो सपोर्टर होगा ना, मेल पहले बोला सपोर्टर बाद में बोला, ये जो पार्टी है वो डिपेंड करता है इस पे। अगर आपने इसको ए एज्यूम किया और इसको बी होते यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बाई ए, राइट। फिर बी बाई ए अगर हो गया तो जिसे मेल को आपने ए एज्यूम किया था, तो इस वाले में सेकंड में यहाँ पे मेल यहाँ पर है और पार्टी ए जो है वो यहाँ पर है। अब ये जो मेल वाला जो सिचुएशन है वो डिपेंड करता है इस पे, तो इसमें जो सिचुएशन होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये बी है क्योंकि मैंने यहाँ बी एज्यूम किया और यहाँ पे ए, तो अब जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन जाएगा ए बाई बी, यानी आप जैसा एज्यूम करोगे उसके अकॉर्डिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेगा। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि ए इज इक्वल टू सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, मैंने क्या एज्यूम किया है कि जो सपोर्टर पार्टी है वो ए है और जो बी इवेंट है वो है वोटर। ध्यान से सुनना, पार्टी ए को सपोर्ट करा उसको ए माना है और वोटर मेल होगा उसको बी माना है। क्लियर हुआ इतना? तो अब यहाँ पे बोला पहले मेल फाइंड करो फिर सपोर्टर का फाइंड करो, तो कैसे करोगे वो सुन लो। पहले आप फाइंड करोगे इसको वोटर इज अ मेल, क्या फाइंड करोगे वोटर इज अ मेल, तो मेल वाले को हमने क्या एज्यूम किया बी, तो पी ऑफ बी करके फाइंड कर लो। सो पी ऑफ बी अगर आप फाइंड करने जाते हो तो पी ऑफ बी मतलब मेल, तो मेल में आपके पास कितने 2536, तो मेल के सामने आप क्या लिखोगे 2536, तो यहाँ पे लिखो, तो बी के सामने आप कितना लिखोगे 2536, यानी एम इज इक्वल टू कितना हो गया 2536 और टोटल कितना है 4979, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो गया एम डिवाइडेड बाय एन। उसके बाद फिर क्या लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, तो पार्टी ए के जो सपोर्टर्स हैं, अब उसमें ये नहीं बोला है कि वो मेल है या फीमेल है, सिर्फ इतना बोला है कि वो पार्टी ए का सपोर्टर होना चाहिए। तो पार्टी ए के सपोर्टर में कितने लोग हैं 2437, तो यहाँ पे ए का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 2437, यहाँ पे देखो लिखा भी है ए का आंसर 2437 हो जाएगा। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2437 डिवाइड बाय 4979। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको रूल पता है, मैंने आपको समझाया है। अगर आप लोगों ने इसको बी एज्यूम किया है इसको ए एज्यूम किया है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए बाई बी बन जाएगा, तो ए बाई बी बन जाएगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखोगे कि ए बाई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है सॉरी यहाँ पे लिखा है ए बाई बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, तो बी ऑफ बी तो हमने फाइंड कर ही लिया, तो अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन का मतलब क्या है कि पार्टी ए का सपोर्टर भी होना चाहिए और
मेल भी होना चाहिए, मेल और सपोर्टर दोनों साथ में। तो ये रहा मेल और ये रहा सपोर्टर। तो मेल और सपोर्टर कहाँ पे मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, इधर से मेल आ रहा है, इधर से सपोर्टर आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, 1319। तो यहाँ पे हो जाएगा 1319 डिवाइडेड बाई 4979। बस फिर वैल्यू पुट कर देना, आपका हो गया सॉल्यूशन। उसी तरीके से दूसरा वाला, तो दूसरा वाला भी आपको सेम वे में ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये था आपका, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 2। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन, 33 पेज का ये सॉल्यूशन है। मैंने इसमें पूरे पेपर कवर कर लिए हैं, जितने पेपर पॉसिबल हो सकते थे। 18, 19, 20, 22, 23, 24, इवन 21 का भी इंक्लूड कर दिया है। सो आई होप कि अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।